खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के लाल सतपाल सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह देर रात बुहाना पहुंची। अब देखिए, बुहाना से तिरंगा रैली के साथ शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह जैतपुर पहुंचेगी। युवाओं द्वारा ये तिरंगा रैली निकाली जानी है। 15 किलोमीटर की ये तिरंगा रैली रहेगी। जैतपुर पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सतपाल सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, झुंझुनू के एक और सपूत ने देश की रक्षा में अपनी जान दी। आतंकियों से लोहा लेते हुए सतपाल सिंह घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस शहादत पर न केवल इलाके को बल्कि पूरे राजस्थान को, पूरे देश को गर्व है। लेकिन चूंकि अपना लाल परिवार वालों ने खोया है, ऐसे में उनकी आंखें नम हैं, गम भी है, गर्व भी है। झुंझुनू के लाल सतपाल सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। देर रात शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह बुहाना पहुंची। अब एक तिरंगा रैली जो कि 15 किलोमीटर की रहेगी निकाली जाएगी और तिरंगा रैली के साथ शहीद सतपाल की पार्थिव देह जैतपुर पहुंचेगी और यहां राजकीय सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह से, जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कृष्ण, क्या अपडेट्स हैं? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि देर रात करीब 12:30 बजे उनकी पार्थिव देह है वो बुहाना पहुंची थी और अब बुहाना से सुबह करीब 8:30 बजे उनकी पार्थिव देह है वो तिरंगा रैली के साथ उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचेगी, जहां पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। फिर उसके बाद है उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी बुहाना में क्या उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए कहीं पर रखा गया है? क्या लोग अभी भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं? जी, अभी युवाओं का है वो तिरंगा रैली के लिए जुटना शुरू हो गया है और आसपास के जो युवा हैं वो तिरंगा रैली में जुट रहे हैं और करीब 8:30 बजे है वो वहां से युवा हैं वो दर्शन करते हुए और तिरंगा रैली के साथ है वो उनकी पार्थिव देह के साथ है वो उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचेंगे। जी, तिरंगा रैली का रूट क्या रखा गया है? रैली का रूट है वो जैतपुर से शुरू होते हुए और जो उनका ये बुहाना से शुरू होते हुए और जो सतनाली रोड पे इनका गांव है जैतपुर, तो वही इस तिरंगा रैली का मार्ग रहेगा और ये तिरंगा रैली करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके है वो उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचेगी। जी कृष्ण, प्रशासनिक इंतजामात क्या हैं? देखिए, देशभक्ति का ज्वार सा उठता है झुंझुनू में। हमने अगर ये कहा जाए कि हर रोज कोई ना कोई झुंझुनू का लाल देश के किसी न किसी कोने में देशद्रोहियों से, देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसे में एक देशभक्ति का ज्वार उठता है झुंझुनू, सीकर, पूरे राजस्थान से। खासकर इस तरह की तिरंगा रैली में, इस तरह जब किसी शहीद की पार्थिव देह आती है और उनकी शहादत को सभी नमन करते हैं, नम आंखें होती हैं, लेकिन गर्व भी महसूस करते हैं। ऐसे में क्या खास आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो शहादत से प्रेरणा देने के लिए जो है गांव के ही अनिल बलवदा है, उन्होंने इनकी अंत्येष्टि स्थल के लिए है वो अपनी जमीन है वो दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो गांव के जो युवा हैं वो इनकी शहादत से प्रेरणा ले सकें। तो एक तो ये बड़ा उदाहरण पेश किया है कि इनके जो अंत्येष्टि स्थल और जो स्मारक बनाने के लिए वो जमीन है वो गांव के ही अनिल बलवदा जी हैं, उन्होंने दी है। साथ ही प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो कल शाम को ही पूरी कर ली गई थी और ग्रामीणों ने भी जो इनके जो तिरंगा रैली के रूट में आने वाली जैसे बाधाएं थी, जैसे मान लो कि कटीली झाड़ियां वगैरह जो रास्ते में आती है, उनको हटाने का काम भी ग्रामीणों के सहयोग से कल पूरा कर लिया गया था और जो प्रशासन की ओर से जो तमाम तैयारियां थी वो कल शाम को ही पूरी कर ली गई थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो सोमवार शाम सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा राज्य सरकार ने इसे पहले गंभीरता से नहीं लिया और अब यह बेकाबू हो चुका है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से जो भी सहायता मांगी गई वह राज्य को उपलब्ध करवाई जाएगी। वैक्सीन भी केंद्र राज्य सरकार को उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन राज्य सरकार अगर पहले इसे गंभीरता से लेती तो यह बेकाबू नहीं होता। तुम रूपाला जी यहाँ दिल्ली में जयपुर में आकर के इसके ऊपर बैठक कर चुके हैं। हमने अपनी टीम्स भेज करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार को जब इसे गंभीरता से लेना चाहिए था तब नहीं लिया। और आज क्योंकि ये संक्रामक रोग होने के नाते बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, हम सबको भी जागरूक होकर के जिस तरह के कोरोना के समय में हमने आइसोलेशन किया था, जिस तरह संक्रमित लोगों से को अलग रखा था, इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। टीका इसका बना है, राजस्थान सरकार के को आग्रह करने के बाद भी उन्होंने विलंब किया। अब हाल ही में उन्होंने टीके के लिए जो है जो प्रिवेंटिव है उसके लिए उन्होंने इंडेंट दिया है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही उनको टीका भी मिल जाएगा। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा के इटावा की सूखनी नदी में पानी आ गया है। काली सिंध नदी के उफान के चलते सूखनी नदी पर 1 फीट की चादर चली है। इटावा उपखंड मुख्यालय 2 भागों में बट गया है। इटावा अयाना 12 मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। इटावा उपखंड क्षेत्र टापू बनने की स्थिति में पहुंच चुका है। केवल गैंता माखीदा मार्ग है जो चालू है, लेकिन वहां भी नालों में उफान आने लगा है। तो देखिए कोटा में धीरे धीरे स्थितियां बद से बदतर की ओर बढ़ रही हैं। बारिश का दौर जारी है। कल हमने देखा किस तरह से कोटा बैराज के गेट खोल पानी की निकासी करवाई गई, किस तरह से बारिश वहां पर हालात बिगाड़ रही है, किस तरह से कई ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क आसपास के इलाकों से कट चुका है। कोटा की हम यहां बात कर रहे हैं। कोटा में कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। हालात सुधर नहीं रहे बल्कि बद से बदतर की ओर सरक रहे। अब देखिए इटावा की जो सूखनी नदी है उसमें पानी आ गया। 1 फीट की चादर चल रही है सूखनी नदी पर। यह हुआ है क्योंकि काली सिंध नदी में उफान है। इटावा उपखंड की अगर हम बात कर लें तो इटावा उपखंड मुख्यालय 2 भागों में बट गया है। इधर अगर आने जाने के रास्तों की बात करें तो इटावा उपखंड से जुड़ी ये खबर सुन लीजिए। इटावा अयाना और 12 मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुका है, बंद हो चुका है पानी की वजह से। अब वहां से आवागमन नहीं हो सकता। ऐसे में हम यही अपील कर सकते हैं कि जान जोखिम में डाल खतरों का खिलाड़ी न बने, इन रास्तों पर न ही जाएं तो बेहतर है। हालांकि एक मार्ग अभी भी है जो चालू है, गैंता माखीदा मार्ग, लेकिन यहां भी नालों में उफान आने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, कोटा ग्रामीण में हालात ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि कोटा ग्रामीण के जितने कस्बे हैं उनका तमाम आसपास के शहरों से, जिलों से और एमपी से जाने वाले इलाकों से रास्ता कट हो चुका है। पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। और यदि कोई वहां रिस्क लेकर जा रहे हैं तो उन लोगों से अपील की जा रही पुलिस प्रशासन द्वारा कि किसी प्रकार की जो पानी में अपने वाहन नहीं उतारे। पानी से होकर जाना खतरे से वहां खाली नहीं कहा जा सकता है। नदियां लगभग सभी उफान पे हैं। इस आधार पे कहा जा सकता है कि करीब 2 से 2.5 दर्जन गांव टापू बन चुके हैं या बनने की कगार पर। रघुनाथपुरा गांव एक ऐसा है जहां पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। बम्बुलिया, काली सिंध के आसपास उफान होने से नारायणपुरा, तमाम तरह के गांव जहां केतुन में हालात बिगड़े हुए हैं। दिगोद, इटावा, सुल्तानपुर और जो सांगोद की कई जो गांव है वो टापू लगभग ये कहा जा सकता है बन चुके हैं या बनने की कगार पे हैं। रेस्क्यू टीमें वहां ग्रामीण इलाकों में भी भेजी गई है। करीब 25 जो अलग अलग SDRF की और निगम की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही है। कई इलाकों को, कई गांवों को खाली करके वहां राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये कि ये हालात कोटा में भी कहे जा सकते हैं। शुक्रिया ओम प्रकाश। और देखिए बारिश के कहर की कुछ तस्वीरें टोंक से भी हैं। एक बड़ी खबर भी टोंक से ही है। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और यह आदेश हर स्कूल पर लागू है, यानी सरकारी और निजी स्कूलों पर, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को आज कहा गया है बंद रखें, छुट्टी दे दी गई है। 12वीं तक सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा।
बारिश के चलते कलेक्टर ने ये निर्देश दिए। देखिए टोंक से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश के कहर की, वो किसी से छुपी नहीं है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। टोंक में जिले भर में जो बारिश का दौर चल रहा है उसकी वजह से स्थितियां बदतर हुई हैं। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर आया है। ऐसे में आना जाना, आवाजाही बच्चों के लिए बेहद मुश्किल का काम हो सकती है। इसे समझते हुए जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का, आज छुट्टी देने का निर्णय लिया है। और साथ ही देखिए टोंक से ही बड़ी खबर है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज है। बांध का जलस्तर 313.57 आरएल मीटर पहुंच चुका है। त्रिवेणी नदी 7 मीटर के उफान पर बह रही है। बांध की जो कुल भराव क्षमता है 315.50 आरएल मीटर। और इसके लिहाज से अगर आप ताजा स्थिति देख रहे हैं तो 313.57 आरएल मीटर तक जलस्तर पहुंच चुका है, यानी कुल भराव क्षमता से थोड़ा ही दूर। 38 टीएमसी के मुकाबले बांध में 25.320 टीएमसी पानी है। जयपुर, अजमेर, टोंक में इससे पेयजल आपूर्ति होती है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत पारीक से। दौलत, सबसे पहले तो यही बताएं, हमने कल भी तस्वीरें देखी थी टोंक से। जाहिर तौर पर बच्चों के लिए यहां वहां होना, आना जाना मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे में छुट्टी का निर्णय लिया गया, और साथ ही बीसलपुर को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, भारी बारिश को लेकर के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। 12वीं तक की स्कूलों में छुट्टी कर दी है। और बीसलपुर बांध की बात करें तो पिछले जो 24 घंटों में बारिश हुई है उसके बाद में इसका जो गेज है 313.57 मीटर पहुंच गया है। और जो त्रिवेणी है जिससे पानी आता है उसका यानी त्रिवेणी 7 मीटर के गेज से बह रही है। अभी जो इसकी पूरी भराव क्षमता जो है वो 38 टीएमसी के मुकाबले इसकी जो है भराव क्षमता 25.320 टीएमसी तक पहुंच गया है। और लगता है कि जो पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है उस हिसाब से ये जल्द ही बांध भरने की स्थिति में आ जाएगा। 315.50 मीटर इसका आरएल मीटर पूरा बांध का यानी कि गेज है। और लाइफलाइन के तौर पर बीसलपुर बांध को देखा जाता है कि आधे राजस्थान के लोग इसका पानी पीते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए एक तरफ तो ये अच्छी खबर है दौलत बीसलपुर को लेकर, दूसरी तरफ टोंक में स्थितियां बद से बदतर की तरफ बढ़ रही हैं। एहतियातन आज स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं कि टोंक में क्या कुछ चल रहा है, क्या स्थितियां हैं, किस इलाके में किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो आप क्या बता पाएंगे? जो बारिश हुई है 9 साल बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। जो बारिश हुई है टोंक की 20 बस्तियां अगर कहें तो पूरी तरह से जलमग्न है। 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिसके रास्ते बंद है। पूरे जिले भर में जो 30 बांध के करीब है उनमें से 5 से ज्यादा बांध छलक गए हैं और 17 से ज्यादा बांध है उनका यानी कि उनकी चादर चल रही है। कल खबर आई थी कि अलीगढ़ में बहाव में एक महिला और पुरुष यानी दंपति बह गए थे। शाम को खबर आई थी कि चंदलाई बांध में एक युवक बह गया था। कुल मिलाकर के बारिश की वजह से पूरा टोंक जिले में हाहाकार है और बारिश देर रात तक जारी रही। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है ठीक है उस लिहाज से नगर। चलिए शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। और इधर बूंदी जिले में भारी बारिश के कारण भजनेरी नदी उफान पर है। एक खेत में दंपति फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, बोट की मदद से दंपति का रेस्क्यू किया। खेत में बने मकान में फंसे दंपति प्रधान मीणा और उनकी पत्नी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जिले में भारी बारिश के चलते नैनवा क्षेत्र में भजनेरी नदी में उफान आ गया था, जिसके चलते खेत में बने मकान पर गए प्रधान मीणा और उनकी पत्नी फंस गए थे। रेस्क्यू कर लिया गया है।
मेरी में एक परिवार फंसा था, उसके लिए रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम यहाँ से भेज दी गई है, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा केशवराय पाटन जो ब्लॉक है वहाँ पे चंबल का जलस्तर बढ़ता है तो निचले इलाकों में पानी बढ़ने की समस्या रहती है, तो उन परिवारों को भी वहाँ से डिस्प्लेस करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल ज़िले में जो स्थिति है वो पूर्णतया कंट्रोल में है, लेकिन अगर बरसात का जो ये दौर है ये चालू रहता है और इससे ज़्यादा बढ़ता है तो उस स्थिति में हमें और आगे कदम उठाने का। दौसा जिले के अमराबाद गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के द्वारा एक मकान पर बुलडोजर चलाने का मामला तूल पकड़ चुका है। सोमवार को मामले में भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर और ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। रेस्ट एरिया में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन, कंपनी और NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। इस दौरान बिना मुआवजा दिए और बिना प्रशासन की मौजूदगी में मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में बहस हुई। इसके बाद NHAI के एक अधिकारी ने सख्त लहजे में बात की और कहा, यदि आपके पास 100 आदमी है तो कंपनी वालों के पास भी 100 आदमी है। अधिकारी के इस लहजे की वजह से मामला बिगड़ा और दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। SDM साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए, गांव वाले में यहाँ पे लोग हैं और कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे SDM साहब, तहसीलदार साहब और SHO साहब पूरे पुलिस प्रशासन के साथ थे। वहाँ पे सभी लोग थे, हमारे भी ऑफिस के NHAI के पदाधिकारी और मेरे सीनियर पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। बातचीत करते करते अचानक रामविलास जो भी हैं उन्होंने अपनी उग्रता दिखाई और उग्रता दिखा के मेरे तरफ मुझे मारने के लिए बढ़े। और बात कुछ नहीं थी, बात थी कि उस मकान को रेस्ट एरिया से हटाना था, जो कि 2 दिन पहले कुछ घटना हुई थी हटाने की। SDM साहब अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बनाते हैं, उनको नोटिस बजाबते दिया गया है, सब कुछ प्रक्रिया में किया गया है, फिर भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोग ले चुके, अपना मकान भी हटा चुके। और चलिए अब रफ्तार